नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश से कर रहा हूँ। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद केजरीवाल ने अपना काम शुरू कर दिया है। 50 दिन की तिहाड़ जेल की यात्रा के बाद वो और भी सत्ताधारी दल को धारदार हथियारों से चोट कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने मोदी और शाह के बीच में भी दरार पैदा करने और अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच एक बड़ी रेखा खींचने का प्रयास किया है। आज कनॉट प्लेस के बजरंगबली, प्राचीन बजरंगबली का जो मंदिर है, वहाँ दर्शन के बाद उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर मोदी की गारंटी का मजाक उड़ाया और कहा कि मोदी अगले साल सितंबर में रिटायर हो जाएंगे। तो जब वो सत्ता में आगे रहने ही वाले नहीं हैं, अगर वो, वैसे तो उन्होंने इस बात का खंडन किया कि कहीं से भी पूरे देश में किसी राज्य से भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ने वाली नहीं हैं, तो लिहाजा उनकी सरकार नहीं बनने वाली है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी जोड़ा कि अगर मान लीजिए कि किसी भी तरह सरकार बनती भी है, तो आप ये बताइए कि जो आदमी अगले साल ही सितंबर में रिटायर हो जाएगा, वह किस तरह से अपनी गारंटी पूरी करेगा। उन्होंने जो पुराने भाजपाई हैं, गडकरी और राजनाथ सरीखे, उनको भी एक संकेत देते हुए कहा कि मोदी जो घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं, वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने गुजराती भाई अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। एक तरह से उन्होंने ये कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इस प्रकार की खदबदाहट बढ़े और जो पुराने लोग हैं, जो प्रधानमंत्री बनने की रेस में सालों से पड़े हुए हैं, उनके बीच में भी एक बड़ी रेखा खींचने का प्रयास किया कि क्या मोदी अपना अगला कार्यकाल पा पाएंगे, या जिस तरह से उन्होंने एक नियम के तहत भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ लोगों को मार्गदर्शक मंडल में डाल रखा है, तो क्या मोदी भी अगले साल मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे और जो अगले बार का वो टर्न मांग रहे हैं, क्या वो अपने ही गुजराती भाई अमित शाह के लिए मांग रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो निश्चित तौर पर ही भारतीय जनता पार्टी से नहीं बल्कि विपक्षी नेता, जो कि न तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और न ही एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं, जो निरपेक्ष लोग होते, नवीन पटनायक जैसे लोग, वो लोग भी किसी भी कोण से देश के गृह मंत्री अमित शाह को पसंद नहीं करते, क्योंकि अमित शाह की जो राजनीति है वो दबाव की राजनीति है। यानी कि वो सरकारी जांच एजेंसियों के भरोसे, छल बल से किसी भी प्रकार अपने को मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। और दूसरा जो कि मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है कि जब अरविंद केजरीवाल ने ये दावा किया कि अगली बार गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और सरकार बनते ही वो दिल्ली को पूर्व राज्य का दर्जा दिलाएंगे,
और यहाँ उपराज्यपाल होगा वो किसी पार्टी विशेष का नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला राज्यपाल होगा। यानी कि एक तरह से उन्होंने दिल्ली की उस बहुप्रतीक्षित मांग को भी छूने का प्रयास किया है, जो कि दिल्ली वासी बहुत बार देख रहे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली वासी इससे बात से भी परेशान हैं कि फिर किस प्रकार सेवाओं या अन्य माध्यमों में किस प्रकार एलजी का दखल केंद्र सरकार के निर्देश पर रहता है। आपने देखा होगा कि कई काम जो कि सरकार के अंदर, चुनी हुई सरकार के अंडर में होते हैं, एलजी उन फाइलों को भी रोके रहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने संभवतः खुद को पीड़ित बताते हुए एक तरह से दिल्ली वासियों की नब्ज को छूने का प्रयास किया। इसका क्या असर होगा, लेकिन 50 दिन के कारावास के बाद अरविंद केजरीवाल ने ये संकेत दे दिए हैं कि जिस प्रकार जेल से छूटने के बाद उन्होंने ये कहा था, हम सभी लोगों को तानाशाही से लड़ना है, तो एक तरह से संकेत मिल गया था कि अरविंद केजरीवाल के भाषणों में वही पुरानी धार है, वही पुरानी काट है, और वो जरा भी अपने लाइन से इतर नहीं चलेंगे। यानी कि उनका जो रवैया रहा है केंद्र सरकार के खिलाफत करने का, मोदी की केंद्र सरकार की तानाशाही की खिलाफत करने का, सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ काम करने का, वो बदस्तूर जारी रहेगा। आज की प्रेस वार्ता में संभवतः यही दो कारण निकल कर आए। और जो भी बात उन्होंने कही वो संभवतः वही थी जो निरंतर प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी के मंत्री और संगठन पदाधिकारी अक्सर दोहराते रहते हैं। ये दो ही चीज़ ऐसी थी जिसने कि मैंने ये ज़रूरी समझा कि आपको एक नया ब्लॉग बना के आपको इस संबंध में जानकारी दी जाए कि केजरीवाल की बहुत प्रतीक्षित इस प्रेस वार्ता में नया क्या था। तो आप ये तय मानिए कि यही दो बात लेकर अरविंद केजरीवाल न सिर्फ दिल्ली, हरियाणा, बल्कि देश के अन्य भागों में भी इंडिया गठबंधन की ओर से रैली को संबोधन करने जाएंगे। बंगाल में भी उनका भाषण होगा, देश की अन्य प्रांतों में भी उनका भाषण होगा, उत्तर प्रदेश में भी उनकी प्रमुख भूमिका होगी। अब देखना ये है कि जो जनता है, आम जनता है, उसका इन बातों पर क्या असर होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सत्ताधारी भाजपा के पुराने नेताओं और नई भाजपा के सर्वे सर्वा के बीच एक बड़ी लकीर तो खींच ही ली है। दिल्ली वासियों के लिए भी उन्होंने पूर्ण राज्य के दर्जे का दिलाने का भी एक न सिर्फ बाण छोड़ दिया है, बल्कि वो गहरे तक काम करेगा, इस बात की संभावना नज़र आती है। आज के ब्लॉक में इतना ही। कल फिर मैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रचार कार्य आज खत्म हो गया है चौथे चरण का, और सोमवार को वोटिंग होगी,
तो कल मैं प्रयास करूँगा कि कुछ लोगों का साक्षात्कार लेके इस बारे में जानकारी दी जाए कि आखिर आम मतदाता चौथे चरण में क्या करने जा रहा है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।